बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सराय मीर में खरेवा मोड़ पर मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा में अखिलेश यादव के आने के बाद जमकर बवाल हुआ। बेलगाम कार्यकर्ताओं द्वारा जब उपद्रव शुरू कर दिया गया तब पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान जमकर कुर्सियां तोड़ी और कुर्सियों से एक दूसरे पर वार किया गया। अखिलेश यादव मंच पर बैठे रहे और संचालक लगातार लोगों से यह अपील करते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं था। मंच के सामने पहुंचने की होड़ के चलते चारों तरफ से कार्यकर्ता आपस में ही गुत्थम गुत्था करने लगे। पुलिस कर्मियों को स्थिति को संभालने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा और किसी प्रकार से लाठीचार्ज कर स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। आपको यह बता दें कि छठवें चरण में आजमगढ़ में 25 मई को मतदान को लेकर अखिलेश यादव की जनपद में यह पहली जनसभा थी, लेकिन इसमें जिस प्रकार से हंगामा हुआ वो एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद जनसभा फिर से शुरू हुई और अखिलेश यादव ने अपनी बातों को रखा। उपद्रव के बाद जमकर कुर्सियां तोड़ी गई और पुलिस पर लाठी चार्ज करने का आरोप लगाया गया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से इस जनसभा में भगदड़ हुई, भारी संख्या में समर्थक पहुंचे थे, इस वजह से यह भगदड़ हुई या अखिलेश यादव को सुनने के लिए, देखने के लिए, या और कुछ मामला था जिसकी वजह से यह भगदड़ हुई? आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ में अपने चचेरे भाई यानी सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की चुनावी जनसभा संबोधित करने पहुंचे थे। जैसे ही अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे तभी भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर अखिलेश यादव के मंच पर के पास पहुंच गई और मंच पर के पास पहुंचते ही जब पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों से भीड़ भिड़ गई, कुर्सियां फेंकी गई और जिस तरह से तोड़फोड़ हुई और कहा यह भी जा रहा है कि पत्थरबाजी भी भीड़ ने किया, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए पूरी भीड़ को शांत किया। हालांकि इस दौरान मंच पर मौजूद नेताओं ने भी भीड़ से शांत रहने की अपील भी किया और तब कहीं जाकर अखिलेश यादव की यह सभा शुरू हो सकी। लेकिन जिस तरह से सीएम इसके पहले प्रयागराज के गंगा पार में आयोजित जनसभा के दौरान भी राहुल और अखिलेश के मंच के पास मंच पर मौजूद थे और मंच के पास भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर पास पहुंच गई थी और बीच में ही अखिलेश और राहुल गांधी को सभा छोड़कर जाना पड़ा। अफरा-तफरी का माहौल रहा। जिस तरह से अब आजमगढ़ में यह मामला हुआ, इससे कहीं न कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और जो भीड़ है अनुशासनहीनता का आरोप भी लग रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा पार करने में पहले से भी चर्चित है और जिस तरह से इस मामले को लेकर जो अनुशासनहीनता है अक्सर विपक्षियों के निशाने पर आती रहती है। और आज आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था को भी सेंध लगी है। हालांकि जब लाठीचार्ज पुलिस कर रही थी तो अखिलेश यादव ने मंच से ही पुलिस वालों को रोका, तो कहीं न कहीं जिस तरह से यह अनुशासनहीनता की गई, उपद्रव किया गया। इस पूरे लाठीचार्ज में क्या किसी के घायल होने की भी सूचना है? और दूसरा ये कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जानबूझकर लाठीचार्ज की, सवाल ये है कि क्या पुलिस सुरक्षा के दृष्टिकोण से, इन नेताओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिस तरीके से भगदड़ मची, पुलिस ने उन्हें प्रोटेक्शन देने की कोशिश की, उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन अब जो ये आरोप लग रहा है कि पुलिस जानबूझकर जनसभा को अस्थिर करने की कोशिश कर रही थी, इस आरोप में कितनी सच्चाई है और क्या पुलिस इस जगह लाठीचार्ज करके कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है आरोपों के? जी बिल्कुल, सीएम पुलिस के सामने यहाँ पर जो आजमगढ़ का मामला हुआ, पुलिस के सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली कहावत पूरी तरह से चर्चा हो रही है।
जिस तरह से बेकाबू भीड़ अखिलेश यादव के मंच की तरफ बढ़ी थी, अगर पुलिस वहां पर बल प्रयोग न करती तो कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था को जिस तरह से सेन मारी कर बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ पहुंची थी, इस पर भी जो है तमाम तरह के सवाल उठने शुरू हो गए। लेकिन अगर भीड़ अखिलेश यादव के मंच के पास पहुंच जाती और यहाँ पर अगर कोई अनहोनी घटना हो जाती तब भी पुलिस पर बड़े सवाल खड़े होते। और अब जब पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बल प्रयोग किया। आसिफ, अभी आपने जिस जनसभा का जिक्र किया, इससे पहले संत कबीर नगर में जब अखिलेश यादव पहुंचे थे जनसभा को संबोधित करने, तो वहां भी ऐसी स्थिति थी। वहां पर जनसभा के दौरान जो उनको सुनने आए थे, भीड़ जो सुनने आई थी, वो बैरिकेडिंग को तोड़ती है, अखिलेश यादव के स्टेज के पास पहुंचती है। वहां पर अखिलेश यादव फिर जाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं। क्या नेताओं का यह फर्ज नहीं बनता कि मंच पर से ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे कि भीड़ को यह लगे कि अगर मैंने ये बैरिकेडिंग तोड़ दी और अखिलेश यादव के स्टेज तक पहुंच गए तो हमारे पास आएंगे, सेल्फी लेवाएंगे? क्या उन्हें वो सुरक्षा का दृष्टिकोण का दायरा, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो बनाकर रखें और पुलिस को इस तरीके की लाठीचार्ज ना करना पड़े? जी बिल्कुल, जिस तरह से संत कबीर नगर और प्रयागराज और उसके बाद आजमगढ़ में जिस तरह से जो यह मामला हुआ है उपद्रव का, बवाल का, लाठीचार्ज का, अगर समय रहते अखिलेश यादव ने माफ कीजिएगा प्रयागराज गंगा पार में जो जनसभा थी वहां भी भीड़ बेकाबू होकर मंच के पास पहुंच गई थी। उस दौरान भी अखिलेश यादव ने कोई टिप्पणी भीड़ पर नहीं की थी और काफी गदगद थे। उन्हें लग रहा था भीड़ उनकी दीवानी हो गई है। और उसके बाद संत कबीर नगर में भी कुछ इसी तरह का मामला आया और इस पर भी कोई टोका टिप्पणी अखिलेश यादव या उनकी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो भीड़ है उसका मनोबल काफी बढ़ता दिख रहा है। आज आजमगढ़ में भीड़ पूरी तरह से मंच के पास पहुंच गई, तोड़फोड़ हुई। लाइन ऑर्डर के लिए जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने कदम उठाया, पुलिस प्रशासन का कदम काफी सराहनीय रहा क्योंकि हजारों की भीड़ थी और पुलिसकर्मी ना के बराबर थे, तब भी मोर्चा संभाले और कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चुस्त रखा। और जिस तरह से चुनावी जनसभा चल रही है इस दौरान पुलिस प्रशासन की ही नहीं बल्कि जो नेता हैं उनकी भी जिम्मेवारी कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रखने की रहती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सपा नेताओं और खासकर अखिलेश यादव द्वारा जो सेल्फी और बढ़ावा दिया जा रहा है या कहीं न कहीं आने वाले दिनों में घातक भी हो सकता है। और बिल्कुल कानून व्यवस्था को लेकर इसके बाद यही नेता जो जी गदगद हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला और मंदिर पक्ष की तरफ से वकीलों ने हाईकोर्ट में आज अपना पक्ष रखा। 24 मई को दोपहर 2 बजे से इसकी अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। तो पोषणीयता के बिंदु पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। 18 वाद की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सवाल ये कि फैसला कब होगा। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 24 मई को श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले पर फिर से दोपहर 2 बजे इसकी सुनवाई है और हिंदू पक्ष के वकील ने अपना पक्ष रखा है हाईकोर्ट में। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शोएब, आज हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने अपनी दलील, अपना पक्ष रखा। क्या कुछ हिंदू पक्ष के वकीलों ने, उनका क्या पक्ष था, उनकी दलील क्या थी? देखिए, दरअसल दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष और दलीलें रखी जा रही हैं क्योंकि कई तारीखों पर सुनवाई हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष जहां वर्शिप एक्ट और लिमिटेशन एक्ट, इन तमाम जो एक्ट है उनके जरिए से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा और हिंदू पक्ष ने भी अपने तमाम दलीलें पेश की। खासतौर से उन्होंने कुछ साक्ष्य भी रखे हैं पिछली तारीखों पर। ये बहस लगातार चल रही है। हालांकि इसमें जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि ये जो याचिकाएं हैं, जो 18 के करीब याचिकाएं, उसकी पोषणीयता पर सवाल उठाया गया है। ये सुनने योग्य है या नहीं है, इसी को लेकर के दोनों पक्षों की तरफ से बहस की जा रही है। इस मामले में अलग अलग जो 18 याचिकाएं हैं उनको बिंदुवार सुना जा रहा है। मुस्लिम पक्षों ने कई चक्र में अपनी बातें रखी थी, हिंदू पक्ष ने भी काफी दलीलें रखी थी। आज भी हिंदू पक्ष की तरफ से
जो बहस है वो की गई थी। हालांकि बहस अभी पूरी नहीं हुई है। अब फिर 24 मई को इस मामले में 2 बजे के बाद इस पर सुनवाई होगी, तो फिर इस जो बहस है उसको आगे बढ़ाई जाएगी। दोनों अपनी अपनी तरफ से दलीलें और जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो अपनी बातें हैं वो रख रहे हैं। हालांकि ये सुनवाई जिस तरह से हो रही, उम्मीद की जा रही है कि जल्दी अब ये सुनवाई जब पूरी होगी तो कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। हालांकि अभी इस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से बहस लगातार चल रही है, तारीखें लग रही हैं, इससे उम्मीद की जाएगी जल्द ही ये बहस पूरी हो और उसके बाद कोर्ट फैसला सुरक्षित करने के बाद अपना फैसला सुनाएगा। क्योंकि ये जो मामला है पिछली कई तारीखों से चल रहा है। जो मथुरा कि इस मामले में जो दोनों पक्ष हैं वो अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। सुनवाई जिस स्टेज में पहुंच रही है, इससे उम्मीद की जा रही है कि अब कुछ ही सुनवाइयों के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन तब तक जरूर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है। इसलिए इस पर कोई बहुत टिप्पणी करना या समय बता पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही पूरी सुनवाई होने के बाद फैसला आएगा कोर्ट का। जी शोएब, अगर हम इस पूरे श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद के बाद बात करें, ये शहीदगाह विवाद का, माफ करिएगा, शहीदगाह, इस मामले की अगर पिछली सुनवाई पे जरा ध्यान दें तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया था हाई कोर्ट में। हिंदू पक्ष ने कहा था कि इसका जिक्र बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर लागू होगा जिस जमीन पर विवाद नहीं है। जिस पर विवाद है वो कौन तय करेगा? ये तो कोर्ट तय करेगा कि इसकी जो असली मालिक है वो कौन है। तो अब इस मामले को लेकर ये मामला कितना लंबा चल सकता है और फैसला कब तक आता हुआ दिखाई देगा इस पूरे मामले में? बिल्कुल, जो मुख्य बिंदु है, जैसा आप बता भी रहे हैं कि वर्शिप एक्ट के तहत ही मुस्लिम पक्ष ये अपनी दलीलें रख रहा है कि वर्शिप एक्ट जो बना है उसके हिसाब से आज़ादी के पहले जो स्टेटस रहा है, आज़ादी होने के बाद 1947 के बाद जो स्थितियां हैं वो यथास्थित बनी रहेगी, यानी स्टेटस मेंटेन रहेगा। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये वर्शिप एक्ट उन पर लागू होगा जहां किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, और इसके उन्होंने रेफरेंस भी दिए हैं कि कुछ मामले इसी के तहत मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें दी थी, लेकिन वो विवाद था, उसने कोर्ट में पहल की थी और उसका निर्णय आया था। उसी के तहत इस मामले में भी ये कहा जा रहा है कि वर्शिप एक्ट जरूर है, लेकिन वर्शिप एक्ट में इस तरह के विवादित मामले नहीं आते। ये हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी जा रही है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस पर लगातार ये दावा कर रहा है कि वर्शिप एक्ट के तहत लागू ये याचिकाएं पोस्टरी नहीं है। शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और अहम खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन, उनको राहत नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी। चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन ने जमानत मांगी थी। अंतरिम जमानत याचिका पर अब कल सुनवाई होगी। तो चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन ने जमानत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को आगे टाल दिया है। अब सुनवाई होगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन अंतरिम जमानत याचिका पर अब कल सुनवाई होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह ही झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है या नहीं। अब कल इस पर सुनवाई होगा। फिलहाल आज याचिका पर सुनवाई नहीं हुआ, कल इस पर सुनवाई होगी और फैसला बेहद दिलचस्प होगा, देखने वाला होगा, क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए बेल मिल सकती है, जमानत मिल सकती है, तो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन को क्यों नहीं मिल सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन ने भी जमानत मांगी थी। अंतरिम जमानत अब इस याचिका पर जो हेमंत सोरेन की तरफ से दी गई थी, अब इस पर कल सुनवाई। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा से लाइव हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि अब आदरणीय खट्टर जी आपके सांसद के रूप में
अपनी सेवाएं देंगे। और आप सब जानते हैं, खट्टर जी को वोट देने का अर्थ है सीधे सीधे मोदी जी को वोट देना। मोदी जी और खट्टर जी ने हरियाणा में एक साथ हरियाणा के संगठन को बढ़ाने के लिए काम किया है, बड़ा परिश्रम किया है। उन दिनों में परिश्रम किया है जब संगठन बहुत कम हुआ करता था, स्कूटर में वो घूमते थे। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं इन बातों को कहते हैं। मैं और खट्टर जी मुख्यमंत्री के रूप में एक साथ जब मुख्यमंत्री मीटिंगों में होते हैं तो उस समय भी जो प्रधानमंत्री जी की उनके साथ आत्मीयता है, निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि हरियाणा और हमारा ये लोकसभा क्षेत्र करनाल, ये पानीपत का क्षेत्र बहुत आगे बढ़ने वाला है। खट्टर जी इसको काफी आगे ले जाने का काम करेंगे, इसलिए उनको भारी मतों से विजय बनाने का मैं आप सबसे आह्वान करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, हम सब जानते हैं, देश को दुनिया का सिरमौर बनाने का काम किया है, दुनिया का नेतृत्व भारत करे ऐसा भारत बनाने का काम किया है। 2014 से पहले जिस प्रकार से हमारी पहचान दुनिया के अंदर घपले और घोटालों के देश के रूप में पूरी विश्व में हो गई थी, उस पहचान से आज भारत का डंका पूरे विश्व के अंदर बजाने का काम, भारत का मान सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम, आज भारत पूरे दुनिया का नेतृत्व करे ऐसा भारत बनाने का काम, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का काम, और भविष्य में संकल्प लेकर कि भारत विकसित भारत बनेगा, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा और भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा। ये सब बनाने का काम और ये संकल्प लेने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, चाहे G20 का सम्मेलन हो, चाहे चंद्रयान की सफलता हो, या कोरोना रोधी वैक्सीन बनानी हो, या डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया का 50% से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन का ये क्षेत्र भारत को बनाने का काम हो, ये सारे के सारे काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए। इसके साथ साथ अनेक योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए चलाई गई हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आवास योजना हो। जिन योजनाओं ने हर एक व्यक्ति के जीवन में एक तरह से मैं कहूं कि सहायता दी है, उन सब योजनाओं को 2014 के बाद लाया गया है। इसके साथ साथ अनेकों देश के हित में कड़े निर्णय भी लिए गए हैं, चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई हो, या CAA का कानून देश के अंदर लाया गया हो, या सर्जिकल स्ट्राइक हो, या हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम, जिनके युग में हम सबको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार फिर से राम युग हम सबके सामने आया है। ये राम युग लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, या 3 तलाक का खात्मा हो,